जय हिंद विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 से संबंधित द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने पाठ 5 में चैप्टर 5 में समरी संख्या पढ़ा और समरी संख्या में एक और टॉपिक भी है जिसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। आज हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, फिर आगे की बातें हम करेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम बहुपद द्विघात समीकरण की जो संकल्पना है, किसकी संकल्पना है? समीकरण की जो संकल्पना है वो बहुपद के बाद आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर? बहुपद पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरपद की घात ऋणात्मक नहीं हो, चरपद क्या हो? अंडर रूट में ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो ऐसा बहुपद, अगर हम लोग द्विघात समीकरण की बात करें, क्या हो, या जैसे बहुपद की बात कर रहे हैं, तो बहुपद में क्या क्या नहीं होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए। बहुपद की जो घात होनी चाहिए, किसकी घात होनी चाहिए? किसकी? चरपद की। चरपद की घात, तो चरपद की जो घात होती है वह क्या होनी चाहिए? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब बहुपद के बाद अगर हम बात करें तो बहुपद के प्रकार अगर हम लोग देखें तो बहुपद का प्रकार भी होता है। जैसे बहुपद के प्रकार होते हैं किसके आधार पर? पदों के आधार पर। ठीक है, बहुपद का प्रकार किसके होता है? पदों के आधार पर। ठीक है, पदों के आधार पर। दूसरा क्या होता है? घातों के आधार पर। ठीक है, घातों के आधार पर। ये हो गया पदों के आधार पर, और ये हो गया हमारा क्या? घातों के आधार पर। तो देखिए, हम लोग यहाँ घातों के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग द्विघात की बात करें घातों के आधार पर, जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 5x लिख दिया। यहाँ चरपद की घात अधिकतम कितनी है? 1 है। इसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ इसकी घात को 2 लिख दें प्लस 5x प्लस 3 लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें चरपद की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरपद की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। अगर हम इसी द्विघात बहुपद को क्या कर दें? 0 के बराबर कर दें। किसके बराबर कर दें? 0 के। मतलब कि यह जो द्विघात समीकरण है, जो द्विघात बहुपद है, वह किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहने लगते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक, कैसा? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब समीकरण होने के लिए उसे बहुपद होना क्या है? जरूरी है। आप समीकरण तभी बोल पाएंगे जब वह क्या होगा? बहुपद होगा। यदि वह बहुपद ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? समीकरण ही नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि बहुपद जो घातों के आधार पर बना है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? द्विघात समीकरण बोल रहे हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण की परिभाषा अगर हम लोग लिखें, परिभाषा द्विघात समीकरण की डिफिनेशन, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की अधिकतम घात, चर पद की क्या? अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। और तथा लिख देते हैं, तथा बहुपद या हम लोग इसे ऐसे कह दें, ठीक है, द्विघात बहुपद कहलाता है। अर्थात ax² प्लस bx प्लस c हमारा क्या है? एक द्विघात क्या है? बहुपद है। और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग द्विघात का क्या बोलेंगे? व्यापक समीकरण। अगर हम लोग बात करें कि द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का
व्यापक समीकरण। तो द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या द्विघात का व्यापक समीकरण। अगर द्विघात समीकरण हमारे पास है तो द्विघात समीकरण के मूलों की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, मूल, जिसे हम लोग शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अगर हम शून्यक की बात करें या हम लोग इसी शून्यक, मूल, रूट को अन्य नाम से भी पुकारना चाहें तो इसे बोल सकते हैं क्या, हल। क्या बोल सकते हैं, हल। अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे। तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि जो भी बहुपद हमारे पास रहेगा, जो भी समीकरण भी रहेगा, उसकी अधिकतम घात जितनी होती है, उसकी अधिकतम घात जितनी होती है, वही उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यक। जैसे हम पूछें कि द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, उसके कितने हल होंगे, 2। मान लीजिए किसी समीकरण के 2 मूल कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। मान लीजिए किसी समीकरण के 2 मूल हमारे पास कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो वो समीकरण अगर हमें ज्ञात करना है तो वो समीकरण हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण के मूलों की बात है। यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल कौन कौन से, अल्फा और बीटा हो, तो जो द्विघात समीकरण होगा वो हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण के मूल अगर हमें पता हो तो हम समीकरण क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा भी फॉर्मूला है। यदि हमारे पास मूल पता है तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अगर ज्ञात हो तो भी हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, 0। यह क्या है, इसी का परिवर्तित हुआ रूप है, ज्यादा कुछ नहीं। आप अगर ये सूत्र लगाएंगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा जो इसे लगाने पर मिलेगा। इसका मतलब है कि आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c की बात हो रही हो, इसमें मूल अगर अल्फा बीटा है, अगर इसके मूल क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपान a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपान a। अगर इसकी बात करें हम लोग तो इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए माइनस तो है ही, b कहां मिला हमें, x का है, तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। इसे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आगे अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास c अपान a है। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अचर पद बटा क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक। अचर पद बटा क्या, x² का गुणांक। ठीक है, तो मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है और उसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल माइनस b अपान a मतलब x का गुणांक बटा क्या, x² का गुणांक। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a, अचर पद बटा क्या, x² का गुणांक। हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तब आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि आपको सीधे सीधे पता है कि मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगर आपको मूलों की जानकारी हो गई है, किसकी, मूलों की जानकारी हो गई है, तो हम लोग मूलों की जानकारी के बाद हम ये देखते हैं कि जो द्विघात समीकरण है हम उसके विविक्तकर के बारे में बात करते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हमारे पास 0 है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, देखिए अगर हम लोग देखें तो इसके मूल कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा और क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग d की बात करें जिसे हम लोग हिंदी में विविक्तकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। विविक्त कर d बराबर b² क्या होता है, माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए b² बराबर माइनस 4ac से हमारा क्या लेना देना है। अगर हम लोग देखें तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमें विविक्तकर ज्ञात करना पड़ता है। मूलों की प्रकृति मतलब कि मूल जो हमारे हैं वो कैसे हैं, काल्पनिक है, वास्तविक है, समान है, इन सब के बारे में बताने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ती है, विविक्तकर की जरूरत पड़ती है। मतलब हमें d बराबर b² माइनस 4ac क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम बात करें d की, क्या, अगर d की बात करें तो अगर d इज ग्रेटर देन 0 हुआ है,
आपने क्या करा, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात किया और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ज्ञात किया आपने और आपको क्या मिला, d इज ग्रेटर देन 0 मिला, d इज ग्रेटर देन क्या मिला, 0 मिला। तो d इज ग्रेटर देन 0 अगर मिला है तो आप क्या कह सकते हैं, d इज ग्रेटर देन 0 के लिए आप क्या कह सकते हैं, d इज ग्रेटर देन 0 के लिए आप कहेंगे कि जो मूल है वो क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। क्यों, क्योंकि d तो हमारा क्या है, बड़ा है 0 से। अगर d बड़ा होता है 0 से उस टाइम जो हमारा आंसर होता है वो हमारा आंसर होता है क्या, मूल जो है कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। हमने आपसे शुरू में ही कहा कि कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे, ये तो बोलने की बात नहीं है, ठीक है, 2 ही मूल होंगे, ठीक है, और वास्तविक भी होंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर देखें तो क्या होंगे, असमान भी होंगे, क्या होंगे, असमान भी होंगे, ठीक है, समान भी नहीं होंगे, वो जो दोनों मूल मिलेंगे वो क्या होंगे, असमान होंगे। और यह भी आप कह सकते हैं कि वो क्या होंगे, परिमेय भी होंगे, क्या होंगे, परिमेय भी होंगे। ये सब सारी बातें आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं विविक्तकर ज्ञात करने के बाद किसी भी समीकरण में उसके मूलों के बारे में। यदि आपको d इज ग्रेटर देन 0 मिला है तो आप क्या बोल सकते हैं, ये मूल वास्तविक हैं और बाकी 2 मूल होते हैं, दोनों मूल असमान हैं और क्या हैं, परिमेय भी हैं, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम लोग देखें कि अगर d की वैल्यू जो है वो 0 मिल रही है, क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, अगर d बराबर में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो मूल है वो क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। शून्य होने पर मूल कैसे होगा, वास्तविक होगा। और ये भी कह सकते हैं हम लोग कि मूल क्या होंगे, परिमेय भी होंगे, क्या होंगे, परिमेय भी होंगे और क्या होंगे, समान होंगे, क्या होंगे, समान। ये बातें बोल सकते हैं कब, जब d बराबर क्या हो, 0 हो, जब d बराबर क्या हो, 0 हो, ठीक है। ध्यान से देखिए कि यहां दो बातें संभव हो सकती हैं, d इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी 2 बातें संभव हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो अगर बड़ा है 0 से तो ये बातें हैं। और इसके लिए भी जैसे 2 बातें कैसे, अगर इसमें पूर्ण वर्ग भी आ जाए, क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग आ जाए, तो के लिए 2 बातें हो सकती हैं, ठीक है। अगर दो है तो क्या हो सकता है, धनात्मक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है या धनात्मक पूर्ण वर्ग भी हो सकता है। वैसे इतना ही ठीक है कि d इज ग्रेटर देन 0 के लिए वास्तविक 2 मूल होंगे, असमान होंगे और क्या होंगे, परिमेय होंगे। d बराबर 0 के लिए वास्तविक होगा, परिमेय होगा और क्या होगा, समान, ठीक है। आइए बात करते हैं d इज लेस देन 0 के लिए। d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 का मतलब होगा क्या, 0 से छोटा। और 0 से छोटा होने पर मूल की जो प्रकृति होगी, सबसे पहले तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात जो होगी वो क्या होगी, असमान की होगी, दोनों मूल क्या रहेंगे, असमान रहेंगे। अगर आपको स्पष्ट हो तो 2 मूल होंगे, ये तो हम आप शुरू में कह रहे हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो ही सकते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण के, ठीक है। बाकी किसी भी समीकरण की अगर बात की जाए तो किसी भी समीकरण की कम से कम 1 मूल तो संभव है, बिना किसी मूल के वह समीकरण ही संभव नहीं है, ठीक है। तो यहां बात हो रही द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण में कम से कम 2 मूल होंगे और हमने उन दोनों मूलों को क्या कहा है, अल्फा और बीटा कहा है। अब हम यह पहचानने का प्रयास कर रहे हैं कि d विविक्तकर की जो समीकरण के मूल हैं वो कैसे हो सकते हैं। यदि d का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा आया है तो वास्तविक 2 मूल होंगे, असमान होंगे और क्या होंगे, परिमेय होंगे। और d बराबर 0 है तो वास्तविक होंगे, परिमेय भी होंगे और क्या होंगे, समान भी होंगे। और यदि d इज लेस देन 0 है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा और क्या होगा, असमान होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम 11वीं कक्षा में द्विघात समीकरण इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि यह जान सके, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक d इज लेस देन 0 के बारे में बात नहीं की थी। सिर्फ बातें हमने कहां तक की थी, d इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन, d इज ग्रेटर देन 0 और d बराबर 0 में बातें की थी कि जब d बराबर 0 हो तब क्या होंगे समीकरण के मूल, और जब d इज ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होंगे समीकरण के मूल। इन दोनों पर बातें तो हमने की थी, लेकिन d इज लेस देन 0 पर बातें हमने नहीं की थी। आज के इस वीडियो में और कक्षा 11 के इस चैप्टर में, जिसका नाम द्विघात समीकरण है समृद्ध संख्या नामक चैप्टर में, उसमें हम यह जानेंगे कि d इज लेस देन 0 का प्रयोग कहां होता है और कैसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि समीकरण किसे कहते हैं और समीकरण की संकल्पना बहुपद से कैसे आई है और द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं और द्विघात समीकरण को हम लोग यदि मूल दिए गए हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, और मूलों का योगफल तथा गुणनफल भी ज्ञात करने की विधि यहाँ है आपके पास। और साथ में आप यह भी बता सकते हैं कि किसी भी समीकरण का यदि विविक्तकर d क्या हो, किस प्रकार का आएगा, तो उसके मूल कैसे होंगे, ठीक है। आप क्या करें, इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़ते हैं हम आगे। पास मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, 0, ठीक है। जहां a b
और c इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। a और b और c क्या है, कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण के कितने मूल संभव होंगे, 2 मूल संभव होंगे। ठीक है, मान लेते हैं x क्या, अल्फा और बीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपान क्या 2 इंटू ए। ठीक है, इस सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। ठीक है, और अच्छा इसका प्रयोग भी तब होता है, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग भी तब होता है जब हम लोग आसानी से गुणनखंड संभव नहीं कर पाते हैं। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण का, ठीक है, द्विघात समीकरण का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में तो हम लोग d इज लेस देन 0 के बारे में बात ही कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, d इज लेस देन 0। तो जब d इज लेस देन 0 है हमारा, तो इसका मतलब क्या है, मूल क्या है, काल्पनिक है। और काल्पनिक मूलों के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, आयोटा। क्या पढ़ रहे हैं, आयोटा, आई बराबर क्या, रूट अंडर -1 के बारे में। ठीक है, आई होप आप जान रहे होंगे कि आई के बारे में क्या क्या कहानी है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, आई क्यूब का मान होता है -i, और आई पावर 4 का मान क्या होता है, 1। ठीक है, ये सारी कहानी। ठीक है, तो देखिए ये इसके 2 मूल हैं। अगर इसको अलग अलग लिखना चाहें तो यक्स अल्फा बराबर माइनस प्लस ले लेते हैं यहाँ पर माइनस डी को बी स्क्वायर -4ac लिखते हैं, अपान क्या लिखते हैं, 2a। और यक्स बीटा बराबर अगर देखें तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपान क्या, 2a। ठीक है, ये रही क्या, 2 मूलों की बात। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है, 5.3। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या है, 0। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, हमें समीकरण को हल करना है, तो समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी। लिखेंगे कि यक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर लीजिए हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। ध्यान से देखिए, या हमारे पास एक्स स्क्वायर का पद है या हमारे पास एक्स का पद नहीं है, इसलिए हम लोग 0 इंटू एक्स लिख लेते हैं, या आपकी सुविधा के लिए है प्लस क्या 3 बराबर क्या 0। ठीक है, क्या कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। अगर आप देखें तो यहाँ क्या लिखा है, हमारे पास 1 है, तो हमें यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और c बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, ये देखिए a बराबर b, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर कितना, 3। जब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी समीकरण आपको मिलेगा उस समीकरण का a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, तुलना करके a b और c की क्या ज्ञात करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब a b और c की वैल्यू मिल जाने के बाद हम सबसे पहला काम करेंगे स्टेप 2 में, ये तो हमारा था स्टेप फर्स्ट, क्या था, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम d ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, फाइंड द d। अब d ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आइए देखते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac देखें तो b की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, और -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो हल करेंगे तो ये d बराबर हमें मिलेगा -4 कितना, 12। d की जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है, d की वैल्यू के बारे में बोले हैं तो d की वैल्यू जो है वो 0 से क्या है, कम है। 0 से कम होने का मतलब मूल कैसे हैं, काल्पनिक है, और क्या है, असमान है। ठीक है, अभी हमने एक टेबल बनाई थी ना, तो अब देखिए d जब लेस देन 0 होता है तो समीकरण के तब भी तो 2 ही मूल होंगे, 2 मूल से तो कम होंगे नहीं। हम उन्हें ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, तो आइए लगाते हैं क्या, अब लिखेंगे क्या, श्रीधराचार्य से। किससे, श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य क्या होता है,
श्रीधराचार्य सूत्र होता है कि मूल यक्स ज्ञात कर रहे हैं हम। क्या ज्ञात कर रहे हैं? यक्स के मूल कौन कौन से? जो मूल हमारे पास दो हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा वो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपान क्या 2a। ये सूत्र होता है। या तो आप डी को क्या करें, बढ़ा के लिखें बी स्क्वायर माइनस 4ac की फॉर्मेट में, या डी ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने डी यहां निकाल रखा है। देखिए यहां हो जाएगा क्या, यक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, यहां हो जाएगा 0 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -12 बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा यक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये देखिए ये तो पूरा 0 है, ये पूरा 0 है, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, प्लस माइनस रूट अंडर -12 और बटे कितना 2। ठीक है, देखिए इसे हल करते हैं। पहली बात तो इसे पॉजिटिव लेते हुए हल कर रहे हैं। क्या? धनात्मक लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स अल्फा। क्या लिखेंगे? यक्स अल्फा। और यक्स अल्फा बराबर तब हो जाएगा रूट अंडर 12 इंटू रूट अंडर -1 बटे कितना 2। ठीक है, और रूट अंडर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा यक्स अल्फा बराबर रूट अंडर 3 इंटू 4 इंटू रूट अंडर -1। ठीक है, बटे कितना 2। आप ध्यान दें तो रूट अंडर -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। हमने आपसे कहा कि आई जो होता है ओटा, उसका मान रूट अंडर -1 होता है। उसी के आगे देखें तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। आई घाते 3 देखें तो क्या होता है, -i होता है। आई पावर 4 देखें तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये बातें हमने देखी थी। तो उसी हिसाब से अगर रूट अंडर 1 को देखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आई हो जाएगा। और ये 4 जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स अल्फा बराबर 2√3 आई बटा कितना 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यक्स अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, √3 आई। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरे मूल की बात करें तो हमने यहाँ क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। इस बार हम क्या लेने वाले हैं, निगेटिव। माइनस निगेटिव लेने पर, निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बीटा बराबर हो जाएगा क्या, देखिए -√12 और क्या हो जाएगा -12 बटा कितना 2। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही वाली बात होगी कि यक्स अल्फा बराबर माइनस तो बाहर रहेगा ही, बाकी ये 2√3 आई बटा कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यक्स बीटा बराबर -√3 आई हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को साथ में मिला के भी लिख सकते हैं कि यक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, यक्स अल्फा कामा बीटा बराबर प्लस माइनस √3 आई। ठीक है, ये रहा आपके क्या समीकरण का हल। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में दिए गए समीकरण की क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद स्टेप 2 में डी ज्ञात करेंगे। डी क्या आएगा, काल्पनिक आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे। इसे स्टेप 3 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में श्रीधराचार्य लगा करके हम यक्स अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। प्रश्न संख्या 5.3 की प्रश्न संख्या 1 है, नोट कर लीजिए। आपको ध्यान हो तो स्टेप नंबर 1 होता है, सबसे पहले हम दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना लिखेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो दिया गया है उसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो हमें a बराबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2, b बराबर क्या मिलेगा, 1, और c बराबर भी क्या मिलेगा, 1। a b c ज्ञात कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, विविक्तकर फाइंड करेंगे। समझ रहे हैं। स्टेप 2 हम सबसे पहले क्या फाइंड करें, d। आइए d की बात करें तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ d बराबर हो जाएगा b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c का मान भी 1 है और a का मान 2।
तो देखिए d बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस 4 दूनी कितना 8 और d बराबर हो जाएगा कितना -7। ठीक है, अब d की वैल्यू -7 है। d की वैल्यू क्या है -7 है। अब d की वैल्यू -7 है, इसका मतलब यह ऋणात्मक है और ऋणात्मक होता है तो हम लोग लिखते हैं कि जो d है वो लेस देन है, क्या है लेस देन है किससे 0 से। और जब लेस देन होता है तो मूल कैसे होते हैं काल्पनिक होते हैं। आइए काल्पनिक मूलों को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं ज्ञात करते हैं और स्टेप 3 में लिखते हैं श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य कौन सा सूत्र से, श्रीधराचार्य किससे सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है यक्स अल्फा बीटा बराबर क्या -b प्लस माइनस √d बाई कितना 2a। आइए वैल्यू रखी जाए, अगर हम लोग माइनस भी रखेंगे तो ये हो जाएगा यक्स अल्फा बीटा बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 है प्लस माइनस √d की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है -7/2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। ये हो जाएगा यक्स अल्फा बीटा बराबर -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √7 इंटू √-1। ठीक है, अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा यक्स अल्फा बीटा बराबर -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √7 और इसे हम लोग क्या बोलते हैं आई। ठीक है, अपान कितना 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या दूसरे वाले प्रश्न का हल। ठीक है, आप लिखेंगे -1 प्लस माइनस √7i/4। ठीक है, आप अलग अलग भी से लिख सकते हैं, एक बार पॉजिटिव लेकर के और एक बार कैसे नेगेटिव लेकर के। इसी प्रकार से आगे के शेष प्रश्न भी करने हैं। आइए बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c से करें। ठीक है, लिखेंगे क्या लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर 3 मिलेगा और c बराबर कितना मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, a बराबर 1 b बराबर 3 और c बराबर कितना मिलेगा 9। ध्यान से देखिए हम लोग सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में ax² + bx + c से a b c ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद ज्ञात करते हैं विविक्त कर। आइए डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो यहां हो जाएगा d बराबर b² का मतलब 3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है 9। तो ये हो जाएगा d बराबर 3 त्रिक कितना 9 -4 9 कितना 36। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा d बराबर 36 में से 9 घटा लेंगे क्योंकि 36 ज्यादा है तो माइनस आएगा और कितना हो जाएगा 27। ठीक है, d की वैल्यू -27 आई है। अगर d ऋणात्मक होता है तो लिखते हैं d इज लेस देन क्या 0, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। आइए अब उन मूलों को ज्ञात करते हैं। कैसे, श्रीधराचार्य से। किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है यक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है यक्स अल्फा और बीटा बराबर -b प्लस माइनस √d बाई कितना 2a। ठीक है, d को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, मतलब b² - 4ac, लेकिन जब हम d ज्ञात ही कर लिए हैं तो बढ़ा के क्यों लिखें, d लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या यक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है -3 है तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी निकाला हम लोगों ने -27 बाई कितना 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हो जाएगा यक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 प्लस माइनस। ठीक है, 27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 9 27, मतलब
लिख सकते हैं 3 गुणे 9, ठीक है, 3 गुणे 9, और जो माइनस है उसे बाहर निकाल के -√1 भी लिख सकते हैं, और ये 2 का नम कितना हो गया 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 प्लस माइनस 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 करनी में 3, और ये i हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या है i, ठीक है, और ये हो जाएगा बटे 2। ये रहा आपके प्रश्न संख्या 3 का हल, ठीक है, -3 प्लस माइनस 3√3i बटा 2, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कॉमन करें ही करें, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न संख्या 3 का हल, ठीक है। हम लोग सबसे पहले तो हमारा पहला काम होता है कि हम क्या करें, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करें, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं क्या, दिए गए समीकरण की तुलना किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। आइए क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करते ही हमें क्या मिलेगा, a बराबर -1 मिलेगा, दूसरा b बराबर हमारे पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और c बराबर क्या मिलेगा -2 मिलेगा, ठीक है। a b और c हमें तीनों मिल गए। आगे देखिए, a b c मिलने के बाद हम लोग ज्ञात करते हैं d, क्या ज्ञात करते हैं d, ठीक है। d ज्ञात करेंगे तो d के लिए सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक है। देखिए तो d बराबर हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू है -1 और इंटू c की वैल्यू हमारे पास है -2। सॉल्व कीजिए तो आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा 1 - 4 का नम 4 दूनी कितना 8, और d की वैल्यू हो जाएगी -7, ठीक है। अगर d की वैल्यू -7 है तो हम लोग यह कहेंगे कि जो d है वो <0 है, और जब d <0 होता है इसका तात्पर्य जो d जो समीकरण के मूल हैं वो क्या है, काल्पनिक है, और क्या है, असमान है। अगर मूल हमारे पास काल्पनिक और असमान है तो आइए उन्हें ज्ञात भी करते हैं। ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x अल्फा बीटा बराबर -b प्लस माइनस √d बाई कितना 2a, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, x अल्फा कामा बीटा बराबर -b की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है -7 बाई कितना 2 इंटू 1, सॉरी -1, a की वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा x अल्फा बीटा बराबर -1 प्लस माइनस √7 इंटू √-1 अपान क्या -2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम लोग इसे सॉल्व कर ले हैं और सॉल्व करके लिखते हैं तो यहाँ हमें दिख रहा है क्या, ये i है, ये कौन है i है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x अल्फा बीटा बराबर -1 प्लस माइनस 7i बटा कितना -2, ठीक है। ये रहा क्या x अल्फा बीटा, प्रश्न संख्या क्या 4 का हल, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास आगे प्रश्न संख्या 5 है, ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5, x² प्लस 3x प्लस 5, x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर क्या 0। ये हमारे पास क्या है प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम दिए गए समीकरण की क्या करें, तुलना करें। लिखेंगे क्या, दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। आइए तुलना कीजिए। जब आप तुलना करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, तुलना करने पर सबसे पहली बात आपको मिलेगी a बराबर 1, दूसरी बात आपको क्या मिलेगा b बराबर 3 और c बराबर कितना 5। a b c मिल जाने के बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, d ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा d बराबर क्या होगा, तो d के लिए सूत्र लिखेंगे b² - 4ac, ठीक है।
तो ये हमारे पास d बराबर हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा d बराबर 3 त्रिका 9 माइनस 5 चौक 20 और d बराबर आपको मिलेगा -11। d बराबर -11 मिलते ही आप लिखेंगे कि जो d है वो लेस देन क्या है 0। जब d इज लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है मूल क्या है, मूल काल्पनिक है और असमान है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, श्रीधराचार्य से उन्हें ज्ञात भी कर लेते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x अल्फा बीटा बराबर -b प्लस माइनस √d/2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, d हमारे पास भी है, b भी है, तो यहाँ लिखेंगे x अल्फा बीटा बराबर -b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है -11 अपान कितना 2। ठीक है, a की वैल्यू 1 है इस वजह से 2 है, हमने यहाँ 1 नहीं लिखा है, 2 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, x अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 प्लस माइनस √11 इंटू √-1 अपान कितना 2। ये हो जाएगा x अल्फा बीटा बराबर -3 प्लस माइनस √11i बटा कितना 2। ठीक है, ये रहा प्रश्न संख्या क्या 5 का हल। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा होता है, जो भी समीकरण हमें दिया जाए उस समीकरण की क्या करें हम लोग, द्विघात के व्यापक समीकरण ax² + bx + c से क्या करें, तुलना करें। तो आइए लिखते हैं, दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण किससे, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ax² + bx + c से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 2। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप 2 में। हम सबसे पहले यह चेक करते हैं कि जो दिया गया समीकरण है उसका d कैसा है। तो d के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। तो हमारे पास हो जाएगा d बराबर b की वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बराबर -1 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे कितना 2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -4 दूनी कितना 8। ठीक है, और हमें d बराबर मिलेगा -7। d का मान कैसा है, ऋणात्मक है, इसलिए हम कहेंगे कि जो d है वो क्या है, छोटा है 0 से। जब d छोटा होता है 0 से तो जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। यदि मूल काल्पनिक है तो उन्हें ज्ञात भी कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 में श्रीधराचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य सूत्र से x अल्फा बीटा बराबर -b प्लस माइनस √d/ कितना 2a। ठीक है, d को हम लोग b² - 4ac भी लिख सकते हैं, परंतु हम लोगों ने d बराबर जब ज्ञात कर लिया है इसलिए हम लोग वहाँ क्या लिख रहे हैं, d लिख रहे हैं। आइए वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा x अल्फा बीटा बराबर b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √d की वैल्यू हमारे पास कितनी है √7, यहाँ रखेंगे √7 अपान कितना 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 1, ये हो जाएगा 2 × 1, मतलब x अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस इसे ऐसे लिखते हैं तोड़ के, √7 को 1 में लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं √-1 भाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हम जानते हैं क्या, √1 जो होता है माइनस में वह मान होता है किसका, i का। अगर i का स्क्वायर कर देते हैं तो i² का मान हो जाएगा -1। अगर हम लोग i घाते 3 कर देते हैं तो उसका मान हो जाएगा -i, और यदि हम लोग i घाते 4 कर देते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। लेकिन हमें ज़रूरत तो सिर्फ i की ही है,
क्योंकि आई का मान क्या होता है रूट अंडर -1। क्या हो जाएगा x अल्फा बीटा बराबर 1 प्लस माइनस रूट अंडर 7i अपान कितना 2। ये है आपके प्रश्न संख्या 6 का हल। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 को हम लोग हल करेंगे। देखिए आप प्रश्न को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा है प्रश्न संख्या 7, रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट अंडर 2 बराबर क्या है 0। हमें क्या करना है, इसे हल करना है। ठीक है, और हल करके x की क्या मान करना है, x का मान ज्ञात करना है। आइए शुरुआत करें। स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे क्या, दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण, द्विघात के व्यापक समीकरण किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, 0 से क्या करने पर जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, a बराबर अंडर रूट 2 मिलेगा, b बराबर 1 मिलेगा और c बराबर क्या मिलेगा, रूट में 2 मिलेगा। ठीक है, a बराबर रूट 2, b बराबर 1 और c बराबर क्या हमारे पास रूट 2। देखिए हम क्या करेंगे, स्टेप हमारा एक पूरा हो गया। स्टेप 2 में हम करेंगे क्या, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, d चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, d। ठीक है, तब तो d के बारे में बोलेंगे। तो d चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू क्या है, रूट 2 है और c की वैल्यू क्या है, रूट 2 है। तो यहाँ हो जाएगा d बराबर 1 का वर्ग 1 माइनस ये दोनों रूट और रूट मिलके क्या हो जाएंगे 2 और 2 का 4 में गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब d बराबर हो जाएगा -7। फिर से हमें d बराबर -7 मिला। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो d है वो लेस देन क्या है 0। जब d लेस देन 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। जब मूल काल्पनिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य से। किससे, श्रीधराचार्य से हमारा क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, x अल्फा और बीटा बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई क्या 2a। ठीक है, ये हो गया। क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा x अल्फा बीटा बराबर माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, यहाँ हो जाएगा कितना 1 प्लस माइनस रूट अंडर d की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, रूट अंडर -7 अपान कितना 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2। यहाँ हो जाएगा x अल्फा बीटा बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 1, अच्छा सॉरी, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर -1 अपान कितना हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, देखिए रूट अंडर -1 को हम लोग क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x अल्फा बीटा बराबर माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 7i बटा कितना 2 रूट 2। आपको ध्यान हो कि जब हम लोग 10वीं में द्विघात समीकरण लगाते थे तब हम सिर्फ 2 ही पढ़ते थे। कौन कौन सा पढ़ते थे, सिर्फ d इज ग्रेटर देन 0 पढ़ते थे और d बराबर क्या पढ़ते थे 0। सिर्फ ये दोनों ही पढ़ते थे, बाकी के लिए कंडीशन ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि अगर रूट में अगर कोई चीज आ जाए तो उसे हल करने का हमारे पास उस टाइम कोई तरीका ही नहीं हुआ करता था। ये तो तरीका हमने अब सीखा है ना, जब समृद्ध संख्या सीखी है। समृद्ध संख्या में आयोटा के बारे में जानकारी मिली कि जो आयोटा होता है वो रूट अंडर क्या होता है -1 होता है। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण को इस बारे में पढ़ रहे हैं कि जब d क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा किसके फॉर्मेट में होगा, i की फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ये रहा आपके लिए प्रश्न संख्या 7 का हल। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 हमारे पास है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3 रूट 3 बराबर क्या 0। हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के बारे में क्या करना है, द्विघात समीकरण के बारे में हल ज्ञात करना है। ठीक है, x के। आइए सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, इसी की तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण
किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर क्या हो जाएगा? a बराबर हमें मिलेगा √3, b बराबर मिलेगा हमें -√2 और c बराबर मिलेगा 3√3। कितना मिलेगा? 3√3। ठीक है, a बराबर √3, b बराबर -√2, c बराबर 3√3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे ए बी सी मिल गया तो अब हम लोग डी चेक करेंगे। डी के लिए क्या बोलेंगे? डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर b² - 4ac। तो जो डी की वैल्यू हो जाएगी बी के लिए वो हो जाएगी -√2 का क्या होल स्क्वायर -4 गुणे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? √3 है और सी की वैल्यू क्या है? 3√3 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ d के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, वो 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ √3 से मिलकर क्या बनाएगा? 3 बनाएगा और 3 का 3 में गुणा होगा तो 3 3 के 9 और 9 का 4 में गुणा होगा तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, इस प्रकार से d बराबर हमें मिलेगा -34 और d हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, इसलिए मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। अगर मूल काल्पनिक और असमान है तो क्या कर लेते हैं? उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य कहता है x अल्फा बीटा, किसी भी समीकरण के दो मूल अल्फा बीटा हो तो उन्हें आप ज्ञात करने के लिए -b ± √d/2a के सूत्र का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए ये हो जाएगा x अल्फा बीटा बराबर b की वैल्यू क्या है हमारे पास? -√2। एक बार माइनस सूत्र में है और एक -b खुद लेके आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? -√2 प्लस √d की वैल्यू क्या है? -34। ठीक है, माइनस क्या है? 34 अपान क्या हो जाएगा? 2 × a की वैल्यू क्या हमारे पास? √3। ठीक है, ये हो जाएगा x अल्फा बीटा बराबर √2 प्लस -√34 इंटू √ क्या हो जाएगा? इसे अलग कर रहे हैं तो यहाँ से -1 बाहर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा? 2√3। ठीक है, देखिए √-1 को क्या लिखेंगे हम लोग? i लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x अल्फा बीटा बराबर √2 प्लस -√34 i अपान 2√3। ठीक है, ये रहा आपके क्या? प्रश्न संख्या 8 का हल। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 को हम लोग हल करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न सिर्फ एक ही फार्मूले किस पर? श्रीधराचार्य पर क्या हो रहे हैं? लग रहे हैं और हर बार डी आपको क्या मिल रहा है? निगेटिव। इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों ने d > 0 और d = 0 के लिए भी तो पढ़ाई की ही है, d < 0 के लिए नहीं की थी। तो हम लोग यहाँ d < 0 के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि जो आंसर आएंगे वो किसकी फॉर्मेट में दिखेगा? i की फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, ये रहा प्रश्न संख्या 8। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 हमारे पास है x² प्लस x प्लस 1/√2 बराबर 0। ठीक है, इस बार हमने क्या किया है? ये जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा था इसे हमने इस बार यहाँ नोट ही कर रखा है, इसे मिटाया नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण किससे? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कर रहे हैं। अगर तुलना करेंगे तो हमें a बराबर क्या मिलेगा? 1, b बराबर क्या मिलेगा? 1, c बराबर क्या मिलेगा? 1/√2 मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास a b और c मिल गए हैं। a b c जब मिल जाते हैं तो हम बात किसकी करते हैं? d की करते हैं कि d बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए d के लिए लिखेंगे सूत्र d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा d बराबर b² का मतलब 1 और 1 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू 1 कितनी है? √2। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ आपको d बराबर मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 -4 4 कितना? √2। इसका क्या कर लीजिए? रेशनलाइजेशन कर लीजिए, √2 से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा d बराबर 1 माइनस कितना? ये हो जाएगा 2 और 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू क्या है? ऋणात्मक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2 है और √2 का भी मान कितना होता है? √2 का मान होता है
1.414। अगर आप 1.414 में 2 से गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और बड़े में सिर्फ छोटा घटाएंगे, 2 में से अगर कम घटाएंगे तो वो माइनस ही देगा। इसलिए डी क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। अगर डी क्या है, निगेटिव है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य। क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य। आइए श्रीधराचार्य लगाते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ नोट कर रखा है एक्स अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपान क्या 2a। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा बीटा बराबर माइनस बी का मतलब कितना, -1 प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 1 माइनस 2√2 अपान कितना, अपान हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स अल्फा बीटा बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर। ऐसा कीजिए कि इसे क्या कर लीजिए, प्लस बना के लिखिए। कैसे, अगर प्लस बना के लिखेंगे तो 2√2 प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। और आपने क्या कॉमन किया है, -1 कॉमन किया है। आपको ध्यान हो तो ये माइनस जैसे ही गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इसे हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा एक्स अल्फा बीटा बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 2√2 -1, और इस -1 को हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर -1, और अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2। ठीक है, देखिए अगली लाइन में हम जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स अल्फा बीटा बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर, क्या हो जाएगा 2√2 -1, और इसे क्या लिखेंगे, आई अपान क्या हो जाएगा 2। ये रहा आपके लिए क्या, प्रश्न संख्या 9 का हल। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नावली का हमारे पास अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। ठीक, प्रश्न संख्या 10 हमारे पास है x² प्लस x बाई √2 प्लस 1 बराबर क्या, 0। ठीक है, हम लोग सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या सीखे हैं, दिए गए समीकरण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। हमने यहाँ लिख रखा है, दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 1, b बराबर मिलेगा 1/√2, और c बराबर क्या मिलेगा, 1। ठीक है, a बराबर 1, b बराबर 1/√2, और c बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आगे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एबीसी तो हमें मिल ही गया है। अगर एबीसी मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डी फाइंड करते हैं, डी के बारे में जानकारी निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बराबर बी की वैल्यू क्या है, 1/√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये डी बराबर हो जाएगा 1/2 -4 4। सॉल्व करिए, इसका बटा 1 करके तो ये हो जाएगा 1 - 8 बटे कितना, 2। तो आंसर हो जाएगा डी बराबर 8 में से ये घटेगा तो -7 बटे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आइए हमको डी मिल गया। अगर डी मिला है तो वो कैसा है, निगेटिव है, तो इसलिए बोलेंगे डी इज लेस देन क्या, 0। जब डी इज लेस देन 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक और असमान होते हैं, तो उन्हें हम ज्ञात करते हैं। आइए लिखते हैं श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य होता है एक्स अल्फा बीटा बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, आइए वैल्यू रखी जाए, एक्स अल्फा बीटा बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है, 1/√2, यहां रख देते हैं 1/√2 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर डी की वैल्यू कितनी है, -7/2 अपान क्या हो जाएगा 2a। a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स अल्फा बीटा बराबर -1/√2 प्लस माइनस। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे हम लोग लिखेंगे क्या, रूट अंडर 7/2 इंटू रूट अंडर -1। ठीक है, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा बीटा बराबर -1/√2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये रूट अंडर -1 है ना, रूट अंडर -1 का मतलब क्या, आई, रूट अंडर -1 का मतलब क्या, आई। ये हो जाएगा रूट अंडर 7/2 आई बाई क्या 2। ठीक है, ये है आपके लिए आंसर। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अल्फा बीटा बराबर -1/√2 प्लस माइनस रूट अंडर 7/√2 आई अपान 2। ठीक है, ये रहा। ठीक है, किसके बारे में, अल्फा बीटा के बारे में जानकारी, किसके लिए, प्रश्न संख्या 10 के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें क्या लिखें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम आपको उसका भी सलूशन देंगे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।